नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सिनेमा फॉर अ कॉज द्वारा प्रस्तुत टेक्स एंड टॉक्स श्रृंखला की आज की कड़ी एवरी डे इज ए चांस टू गेट बेटर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वो क्या है जो अंधेरे में भी इंसान को रोशनी प्रदान करता है, हर झंझावात में उसे रास्ता बतलाता है? वो है उसका आत्मविश्वास। वो है उसके अंदर जमी हुई कुछ कर गुजरने की चाह। तभी तो मैं कहती हूँ, भले ही साथ कोई न हो, कंधे पे हाथ कोई न हो, तो खुद ही अपना हम राही बन, अपने ही होठों की मुस्कान बन। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं। आज हमारे मेहमान हैं पैरा एथलीट मिस्टर नारायण ठाकुर, जिन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमताओं और तमाम आर्थिक अड़चनों को से जूझते हुए, तमाम आर्थिक अड़चनों से झेलते हुए भारत का नाम विश्व दरबार में विश्व स्तर पर रोशन किया है। आइए आज हम उनसे मिलते हैं और उनकी प्रेरणादायक जिंदगी से खुद भी थोड़ी सी प्रेरणा लेते हैं। सो लेट्स वेलकम हिम। हेलो नारायण, कैसे हैं आप? हेलो मैडम, कैसे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको जो आपने मुझे ऐसे स्टेज पे बुलाया, आमंत्रित किया। मैं काफी खुश हूँ इस चीज के लिए कि हम भी मुझे काफी भी खुश हैं आपने। आज आप हमारे बीच आए जी हैं। जी। जी बिल्कुल मैम। ओके, सो आपकी ट्रेनिंग सब कुछ कैसी चल रही है? प्रशिक्षण कैसा चल रहा है आपका? मैडम अभी तो फिलहाल मैं इनकम टैक्स में ऑन ड्यूटी लीव लेके आया हूँ अपने कोच के पास, और उन्होंने मतलब उनका जो एक सपना है कि आने वाले चैंपियनशिप और एशियन गेम्स वगैरह में दोबारा से एक बार देश का नाम रोशन करूँ और बिल्कुल। अपने नाम का तिरंगा नेशनल एंथम बजवाऊं अपने नाम से। तो इसी की उम्मीद को लेके मैं दिल्ली आया हूँ अपने कोच के पास, और मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और मुझे गर्व होगा कि मैं दोबारा से देश का नाम रोशन करूँ। जरूर जरूर जरूर, आप जी। जरूर देश का नाम रोशन करेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू मैम, थैंक यू। वैसे दोस्तों, नारायण के बारे में हम कितना जानते हैं? थोड़ा बहुत हम सभी ने सुना तो है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, लेकिन इस पर थोड़ा और ज्यादा गौर करने के लिए नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर अभिषेक गांगुली, the very backbone of for Cinema for a Cause and ideator and moderator of this Takes and Talks series, to say a few words about our today's guest, Narayan Thakur. Mr. Abhishek Ganguly. Hello, Mr. Ganguly. Thank you very much, Shormishta, for inviting me. And Narayan, hello. हेलो कैसे सर, हैं कैसे आप, हैं सर? Narayan? बढ़िया सर जी, बढ़िया Very सर। good, very good. ऑल गुड Whenever सर। we think of gold medals, whenever we, hear the national anthem ringing in our ears, whenever we think of a victory stand, whenever we aim at the gold medal, we think of a man who never said that I cannot ever do it. We think of a man who, even with his physical paralytic ailments, made it to the gold victory stand of numerous championships. Narayan Thakur is the first guest we have in Takes and Talks in this new year 2021. We are so proud to have Narayan here. I'll just read a few of his fantastic achievements. Narayan, your achievements have been very nice and थैंक extremely यू सर। inspiring. मैं आपका थैंक ये यू। सामने रिज्यूमे खोला हुआ है, तो हम थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे हमारा दर्शकों को। जी नारायण बिल्कुल सर। ठाकुर, Para Asian Games gold medalist, 100 meters in 2018. He participated in the Para Asian Games in Indonesia, 200 meters in 2018. Indian Open Para Athletic Championship, 100 and 200 meters gold medal, 2018. Second Indian Open Para Athletic Championship, 100 200 meters gold medal in 2019. The Queensland Athletics Championship in Australia, 100 and 200 meters, fourth and fifth place. Participated in the Senior Para National Athletic Meet, 100 meters bronze medal 2015. Senior Para National Athletic Meet, 100 meters bronze medal, 200 meters bronze medal in 2016. The list goes on, but I'll just now read the main ones.
participated in the senior para national athletic meet, 400 meters bronze, 400 into 100 meters silver medal in 2017. Participated in the World Para Athletic Grand Prix at Beijing, China, 2017. Participated in the Sport Open Paris, 100 meters, 4th place, and 200 meters, 4th place in 2018. Amazing, amazing, थैंक यू Narayan. सर। आपको थैंक यू सलाम, सर। सल्यूट फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता में थैंक आपका यू सर। काफी सारा फैंस आज ही हो जाएगा। फैंटास्टिक, बिल्कुल आई सर, कैन बिल्कुल रियली, सर। यू आर अ आपने रियल मेरी देश प्रेमी। हाँ जो बोलिए। आपने जो सर मेरी अभी जर्नी का जो मेडल की जर्नी का जो बताया, तो मेरे अंदर भी मतलब एक उबाल सा आ गया कि मैंने मतलब ये दोबारा ऐसा लग रहा है कि मैंने रिवाइंड कर लिया इस चीज को, कि आगे अभी करेक्ट, बहुत कुछ बहुत आप रिवाइंड वो- कीजिए एंड अगेन आपको रिप्ले करना पड़ेगा। अगेन जी आपको बिल्कुल वो बिल्कुल, विक्ट्री स्टैंड में एक्शन खड़ा रिप्ले होके करना पड़ेगा वो सर। नेशनल एक्शन रिप्ले करना पड़ेगा, और वो नेशनल एंथम जब आप सुनेंगे आपको वो गर्व होना चाहिए जे आई एम एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जी 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 फैंटास्टिक। जी। नाउ ओवर टू थैंक यू सर। शोरमिष्ठा। शोरमिष्ठा, आपका ये जो जर्नी उसका कुछ झलक हम लोग को वीडियो में दिखाएंगे। शोरमिष्ठा प्लीज। जी हाँ। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम नारायण की जिंदगी की कुछ झलकियां हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सिनेमा फॉर अ कॉज द्वारा प्रस्तुत टेक्स एंड टॉक्स श्रृंखला की अगली कड़ी एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर में हमारे मेहमान हैं भारत के गौरव, पैरा एशियाड गेम्स में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नारायण ठाकुर। वह जन्म से ही दिव्यांग है। जब 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया। फिर अगले 8 वर्ष उन्होंने एक अनाथालय में बिताए। अनाथालय छोड़ने के बाद जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए डीटीसी की बसों को साफ करने और दिल्ली में सड़क के किनारे ढाबों में वेटर के तौर पर कार्य किया। आज वही नारायण इंटरनेशनल इवेंट्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। तू कर गुजर, मुश्किलों से जूझ कर कुछ कर गुजर। चाहे छाया सन्नाटा हो, आसमान बदराया हो, कांटे बिछे हो राह पर, न उम्मीदी मिले हर मोड़ पर तू रुक न मत, तू झुक न मत, हार से डर कर कभी पीछे तू हट न मत। तू याद रख, जीतना है तुझे, तू याद रख। 10 जनवरी रात 8 बजे सिर्फ फेसबुक लाइव पर टेक्स एंड टॉक्स की अगली कड़ी एवरी डे इज अ चांस टू गेट बेटर। अमेजिंग, बहुत बढ़िया और बहुत ही प्रेरणादायक है। आप यूं ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहे नारायण, बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलिए अभी हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। नारायण, सबसे पहले तो मैं आपके बचपन और आपके संघर्षपूर्ण दिनों के बारे में कुछ जानना चाहूंगी, मतलब हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जब मेरी उम्र 8 या 9 वर्ष की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, तो सबका फैमिली में यही होता है कि अगर एक फैमिली में 3 भाई होते हैं तो मतलब चाहते हैं कि सबको हम अच्छे से पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाएं सबको। तो इसीलिए मेरे को ऑर्फनेज में भेजा गया कि मैं वहां पे पढूं और अच्छा खाना खाऊं, अच्छी शिष्टाचार सीखूं, और बहुत सारी चीजें होती है जो हॉस्टल में एक अच्छा एजुकेशन मिलता है, तो उसके साथ साथ आप लगातार हर चीज की नॉलेज मिलती रहती है। तो वैसे ही मैं हॉस्टल ज्वाइनिंग किया। धीरे धीरे जब उम्र के साथ साथ माइंड थोड़ा बढ़ता गया मेरा, तो मैंने देखा कि प्रेयर में जब बच्चे जब जोनल वगैरह खेल के आते हैं तो उनको मेडल जब मिलता है, जब मेडल जीतते हैं वो रिले वगैरह की टीम में या किसी भी इवेंट में, तो उनको बुला के बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है उनके प्रेयर के समय उनको। तो उस समय मैं काफी छोटी क्लास में था, चौथी पांचवी में था, तो मैं भी ये सोचता था कि यार ऐसा क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं। पर होता है कि दिव्यांगों को इस चीज के लिए बराबर का सम्मान नहीं दिया जाता। तो ऐसी मतलब थोड़ा अपने अंदर दिल में ये सब चीजें लेके मैं
आगे मतलब सोचता रहा इस चीज को। जब गेम वगैरह होने लग गए नॉर्मल स्कूल के, जब स्कूल के मीट होते थे तो वहां पे बच्चों को बुलाया जाता था, उनको सम्मान किया जाता था, उनके गेम देखता था, तो मेरे को भी अंदर से मतलब ये इस चीज का आभास होता था कि मैं भी इनकी तरह खेलूं, पार्टिसिपेट लूं, और मतलब मेरा भी नाम स्टेडियम में या कहीं भी गूंजे कि नारायण ठाकुर विन द गोल्ड मेडल फ्रॉम अदर इवेंट, अदर इवेंट्स वगैरह, चैंपियनशिप वगैरह में। तो ये बस मैं उस समय सोचता था। और जब संडे की छुट्टी होती थी हमारे हॉस्टल में तो सबको देखता था कि कभी क्रिकेटरों के मैगजीन वगैरह लेके आते थे, तो उनका जो एक जो बचपन में शौक रखते थे कि उसेन बोल्ट की कटिंग करके रख लिया उन्होंने, जी। कॉपी किताबों में स्टिकर वगैरह बना के रख लिया और ये सब। तो मैं बच्चों से पूछता था कि क्योंकि मुझे इस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि ऐसा कुछ गेम होता है। वो 2018 में हुआ था बीजिंग ओलंपिक, तो उस समय की बात है, और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम था। तो मैं बच्चों को ये सोचता था, तो बच्चे कहते थे ये कौन, मैंने बस पूछा इनसे कि ये कौन है, तो बोलते थे ये बहुत बड़े स्टार है भाई, आप इस चीजों को क्या पूछ रहे हो, आपको इस चीज के बारे में नहीं नॉलेज होगी, क्योंकि ये जो स्टार है ये मतलब इनको देखने के लिए दुनिया आती है, इनका नेट पे सर्च मारते हैं तो दुनिया वो करती है। तो मैं सोचा कि हाँ, पर मैंने उनको ये सब बताया कि अब मैं बताता था उनको कि मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा। तो हो ये बचपना था मेरे अंदर कि मैं ये बोलता था, वो सब भी हंसी मजाक में मजाक उड़ा देते थे। तो धीरे धीरे जब मेरी नॉलेज बढ़ी तो मैंने अपने वहाँ हॉस्टल में मैंने किसी को बोला कि सर मुझे भी गेमों में पार्टिसिपेट लेना है। तो वहां पे मुझे ये बताया गया कि नहीं, तुम गेम में पार्टिसिपेट नहीं ले सकते, तुम क्या कहते हैं अभी डिसेबल्ड हो, ये हो। तो अंदर से थोड़ा दुख हुआ, मैं बच्चों को देखता था प्रैक्टिस करते थे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो मैंने इसी के 8वीं में जब आया धीरे धीरे, तो मैं अब मेरे को जब गेम में इंटरेस्ट आने लग गया तो मैंने सोचा कि अगर मेरे को पढ़ाई करनी है तो फिर मेरे को गेम नहीं करना पड़ेगा, अगर गेम करूंगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो एक कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बिल्कुल तो मैं सोचा कि बिल्कुल। अगर जब नाम नाम ही कमाना है तो एक से ही नाम चल जाएगा, दोनों से नाम किसी का नहीं कितना चलता, क्योंकि ज्यादा। मतलब बहुत ही गलत गलत मतलब सुना था ना हमने। जी 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 जी। तो वो कहावत मैंने बिल्कुल सही सोचा, नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो यही चीज मैंने सुना कि चलो कहीं नहीं, अगर हम खराब बन के भी फेमस होते हैं तो ये भी ठीक है। उस समय खाली इतना नहीं था मेरे अंदर, बस मैं कहता था कि मैं भी देश के लिए आगे खेलूंगा, ये है वो है। जी। तब मेरे को भी लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही मजाक कर गया उनके साथ। तो फिर ऐसी ऐसी करके जब मैं धीरे धीरे हॉस्टल से बाहर आ गया इसी चीज के लिए, मैं घर में गया, घर पे आया, घर पे मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को एकेडमी ज्वाइन करनी है स्प्रिंट के लिए। तो उन्होंने क्रिकेट मतलब इस क्रिकेट वगैरह ये इनके लिए फीस मांग रहे थे मुझसे 6,000 रुपये महीना। तो 6,000 रुपये महीना जब मैं नहीं दे पा रहा था, मम्मी सब मेरे को मना कर रहे थे कि नहीं इतना एक्सपेंसिव हम नहीं उठा पाएंगे। उस समय की बात थी ये 2010 या 11 की, उस समय मतलब महंगाई भी बहुत, उस हिसाब से 6,000 के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगाई थी, और एफर्ट हम पूरी तरह से हम नहीं कर पा रहे थे पैसों के लिए। तो मैंने बोला कि अब मैं खुद ही मेहनत करूंगा और खुद ही कमाऊंगा। तो मैंने फिर किसी से अपने घर के बगल में एक डिपो होता है, डीटीसी के डिपो होता है दिल्ली में, बस डीटीसी बसें बसों जो का। है, बस है जी 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 जी। जी, एग्जैक्टली। तो उसमें मैंने साफ सफाई का काम स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बोला कि कैसे भी करके अब मेरे को पैसे जुटाने, वहां पे साफ सफाई का काम किया, थोड़े पैसे जुटाए, फिर मैंने बोला कि नहीं इससे और पैसे जुटाना पड़ेगा। फिर मैंने उसको, डीटीसी की बस का रात में ड्यूटी होती थी तो दिन में मैं वेटर वगैरह का होटल वगैरह में काम कर लेता था। जिस अच्छा। दिन मैं नाइट में जब मैं डीटीसी की बसों में साफ करता था तो दिन में वेटर का काम, और वेटर का काम जब रात में करता था तो दिन में बसों का साफ सफाई का काम करता था। ऐसे ही पैसे जुटाते जुटाते, और उसके बाद क्या है कि आपका शरीर एकदम रेस्ट नहीं ले सकते इस चीज में। आप दिन में भी काम कर रहे हैं, रात में भी काम कर रहे हैं, पैसे जुटा रहे हैं, फिर पैसे का कुछ फायदा नहीं होगा। तो ऐसे ही कर करके जब 2015 आया, 15 में मैंने किसी को कांटेक्ट किया कि, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गेम होते हैं, यहाँ पे गेम होते हैं। तो 15 मतलब में, पैरा पैरा एथलीट, पैरा एग्जैक्टली, जी 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 जी। तो दिव्यांगों के उन्होंने, लिए अलग से। जी जी जी, पैरालंपिक कहते हैं उसको। और जी। क्या कहते हैं, जब उन्होंने मुझे 2014 के लास्ट में बताया कि ऐसी ऐसी बात होती है, आप इन कोचों से मिलिए, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया कि चलो जिस ट्रैक पे हम जाने वाले थे वो पहला स्टेशन आ ही गया उसका। तो मैं उस चीज के लिए बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने हॉस्टल छोड़ दिया एकदम से पढ़ाई के लिए। मेरे को मतलब घर से बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी इस चीज के लिए कि नहीं कमाएगा या नहीं खाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। मैं तब मजाक में करता था कि अरे नहीं, सरकारी नौकरी होती है, मिल जाएगी, स्पोर्ट्स में जीतेंगे।
क्योंकि आप नॉर्मल आदमी अगर किसी को ये बात बोलेगा तो बोलेंगे कि यार ये फेंक रहा है, ऐसी बातें बोल के। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जाओगे, जीतोगे, जीतो के बाद फिर गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करेगी, पैसे देंगे। तो सब इस चीज को मजाक में लेते थे। और मेरे अंदर ये था कि मैं खेलूंगा। कोई भी मुझसे पूछता था। फिर जब मैंने तो आपको बताया दिसंबर 2014 में मैंने ट्रैक ज्वाइन किया, तो वहां पे कुछ कोचेस वगैरह मेरे को मिले। तो वो मेरे से भेदभाव की तरह तो नहीं, मतलब पैरालंपिक का उस समय कुछ नाम नहीं था तो बहुत नाम, पर वो नॉलेज नहीं थी उनको, या कोई कराता नहीं था कि यार वो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल के साथ पैरा के बच्चे करेंगे तो मतलब डिफरेंट हो जाएगा। कुछ भेदभाव के हिसाब होता था कि हम नहीं कराएंगे आपको, आप चले जाइए। तो मेरे को मेरे घर से कम मान के चलिए 1.5 घंटा लगता था। मैं कम से कम 6 से 7 बस बदल के रोज आना जाना करता था। और फिर उसके अच्छा। बाद जी 3 बस मान के चलिए बदलना, यहाँ से 3 बस वहां से, क्योंकि मेट्रो के उस समय पैसे मेरे पे होते नहीं थे। तो जो हमारा पास मिलता था हमें दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, तो उस पास से मैं रेगुलर आना जाना और मान के चलिए। तब तब क्या आपका वो होटल और होटल का काम और बसें धोने का वो काम भी तब भी चालू आप? था, अच्छा। चालू था। जी। तो अब देख लीजिए कि मतलब शरीर को रेस्ट नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि बस एक मुकाम मैं हासिल करूंगा। तो उस समय क्या हुआ मेरे को कि जब 2015 जब मैं सीखने के लिए जा रहा था इधर उधर, तो सबने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। तो मुझे दुख हुआ कि मैंने किसी ने बताया कि मेरे घर के पास में ही कहीं पे डीडीए का कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो वहां पे जाके ओके। ज्वाइनिंग कर लो, वहां पे भी सिंथेटिक है। तो मैं वहां पे हंसी खेलते हुए चला गया। मैंने बोला सर मुझे ना इंडिया के लिए खेलना है और मुझे यहाँ पे ना ज्वाइनिंग करनी है। तो बोला आपकी एज कितनी है? मैंने बोला सर मेरी एज 20 है। तो बोला कि बेटे देखो, एक तो आप डिसेबल्ड हो और ऊपर से आप इतनी एज है आपकी, आप हमको हम नहीं करा सकते ये प्रैक्टिस वगैरह। तो मुझे वहां पे बहुत ज्यादा मतलब एक बुरा फील हुआ कि आदमी को अगर सपोर्ट नहीं मिले तो इस चीज को लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे को बुरा फील हुआ, मैं वहां से फिर चला गया, नाराज होके घर पे आया। फिर मैंने बोला घर वालों को कि मेरे को अब प्रैक्टिस करनी है, चाहे अब जो कहते हैं कि मैं अगर मुंह से अगर उनको 4 बात बोलता कि नहीं मैं खेलूंगा, तो वो शायद मजाक में ले लेते। क्यों ना मैं अपने हुनर से इनको अपना मतलब सही फेस में। दिखाऊं कि ये नारायण ठाकुर है और यही है। तो मैं कोर्स। वहां से अपना चला आ गया। तो फिर अब मैंने अपना स्टेडियम ज्वाइन कर लिया। स्टेडियम ज्वाइन करने के बाद मैंने निरंतर अभ्यास किया। 2015 के स्टेट में मैंने मेडल जीता पहली बार, तो मेरे को बहुत दिल से खुशी हुई इस चीज को। अब मान के चलिए उस मेडल को मैं पहन के घर तक आया, और पहन के जब घर पे आया ना, तो उसका कलर गोल्ड से सिल्वर हो गया था। तो इतना पसीना शरीर में मतलब खुशी अच्छा। के हाँ कारण हाँ। जी। तो फिर वो सब लेके आया, मैं यहाँ पे घर वालों को दिखाया और मेहनत का सबको पसीना दिखाया। है ना? मेहनत जी का मेहनत का पसीना। पसीना जी। सही तो में। वो फिर घर वालों को दिखा, घर वाले काफी खुश हुए। फिर 2015 के नेशनल में वैसे मैंने 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता पहली बार। काफी ज्यादा मैं मतलब एक जो स्टेज पूरा करते हैं वो कर लिया। अब आपको है ना कि स्टेज बाय स्टेज आप जैसे चढ़ते रहते हैं, स्टेट खेले नेशनल खेले, तो आपको नॉलेज मिलती रहती है। सही ऐसी बात है। 2016 में मैंने मेडल जीता। 17 में मैंने मेडल जीता। 17 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल थे। ट्रायल में मैंने ट्रायल दिया मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एशियन रैंकिंग में 2nd नंबर पे आ गया। तो ओके। बहुत खुशी हुई इस चीज का कि चलो अब गवर्नमेंट के थ्रू हम पहली बार, मैं आज तक किसी फ्लाइट में नहीं बैठा था 2017 से पहले। तो ना तो स्टेट डोमेस्टिक में ना इंटरनेशनल में। तो मेरे को इस बात की खुशी हो गई कि चलो इस बार हम इंडिया के लिए खेलने जा रहे हैं चाइना। तो जाने के दो एक दिन रात में ही उन्होंने बोल दिया, जैसे आज रात है और कल शाम की फ्लाइट है, तो उन्होंने बोल दिया गवर्नमेंट से अब कोई वो नहीं मिलेगा, फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास, आपको अपने खर्चे पे ही जाना पड़ेगा। तो इस चीज की भी मेरे को रात रात में टेंशन हो गई कि अब एकदम से, क्योंकि अब मेरे पे एक स्टेज आ गया कि आप इस स्टेज पे जाएंगे, और मेरे पे एक भी रुपए नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को जो भी मैंने मेडल के पैसे जीते थे, उस पैसों का उतना पैसा नहीं हुआ था मेरा। 20-30 हजार रुपए मुश्किल से हुए थे, और जाने के लिए चाहिए थे 1.5 लाख रुपए। तो कुछ पैसा, फ्लाइट का कुछ पैसा मेरे को मेरी कमेटी ने, जो पीसीआई पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, उन्होंने पूरे दिल्ली के स्पॉन्सर कराया। और कुछ पैसे हमें करने थे, 70 हजार रुपए मैंने अपनी जेब में से रात रात में कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करे, घर वालों से लेके दोस्तों से लेके उधार करके मैं अगले दिन चाइना के लिए बैठ गया फाइनली। और फिर वहां जाके जब मेरे गेम का ट्रायल हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया एशियन गेम्स के लिए। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि चलो अब मेरा शायद से सपना, जो मैं दोस्तों से मजाक करता था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, अब वो रियल में होने वाला था। दोस्त मुझसे पूछते थे कि यार किस बात के लिए इतना मेहनत कर रहा है,
एक दिन मैं जब रात में 12 बजे रात में मैं प्रैक्टिस करके आ रहा था, मेरे को बस नहीं मिली तो मैं पैदल घर की तरफ आ रहा था। तो मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, मैं साइकिल से जाता था कभी कभार पार्क में, कभी कभार कहीं पे। तो दोस्त मुझसे पूछते थे, यार इतना लेट, इतना वो, इतना शरीर को थका रहा है, इससे क्या हासिल होगा? मैंने बोला हो सकता है ये मेरा इम्तिहान ले रहा हो, जो मेरी किस्मत है वो मेरा इम्तिहान ले सही रही हो कि, और क्या पता अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉप कर लूं, अपने आप को गिव अप कर दूं, तो आगे का स्टेज मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही मेहनत करते करते मैं मतलब आगे बढ़ा। और एक दिन जब दोस्त, मैंने बताया आपको जो कि दोस्त ने पूछा, तो मैंने बोला हो सकता है ये एक हिस्ट्री जो लिखते हैं आदमी का, उसमें ये छोटा सा वाक्य हो कि मेरे दोस्त पूछ रहे कि यार तू इतना मेहनत कर रहा है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये इतिहास में लिखा जाएगा। आज जब सही बहुत में। दिन मेडल जीत के आया था, तो उस बंदे ने मेरे को स्पेशली एयरपोर्ट पे रिसीव करने आया था और मुझे ये बात बताया कि भाई हमने आपसे एक बात करी थी इस चीज के लिए, तो आपने इस चीज को साबित कर दिया। तो वही वो कहते 2017 हैं के ना, बाद the rest they say is a history, वही बात है, जी जी बाकी जी जी इतिहास जी। से बहुत तो अच्छी तरह से फिर समझा। बहुत मतलब इस बात की मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो ये एक बच्चे ने इस बात को, मतलब मैं मैडम उसके साथ मैंने कई बार मतलब मेहनत बहुत करी। मैंने कम से कम 8-10 लड़के जोड़े थे अपने साथ, प्रैक्टिस करता था खुद भी। और धीरे धीरे जब सबकी प्रॉब्लम आने लगी तो सब गिव अप करने लग गए। मेरे को प्रॉब्लम आने लगी, पर मैंने बोला कि चलो 4 रुपए कम का खर्चा करेंगे पर हम प्रैक्टिस करेंगे जरूर। मैंने अकेले भी किया, मैंने अपने कोच के साथ भी प्रैक्टिस। फिर 2017 में जब मैं चाइना से वापस आया, तब मेरे को कोच मिले, कोच के साथ मैंने निरंतर प्रयास किया और आज आपके सामने हूँ एशियन गेम्स में। जब मैं और गया था आप तो और एशियन, भी आगे बढ़े। जी थैंक यू मैम। और जब मैं एशियन गेम्स में गया तो आज मैंने सोचा कि मेरा सपना पूरा हो गया। जब लास्ट में मेरा 100 मीटर का इवेंट था, तो मैं उस रात सोया नहीं। मैंने सारे गाने, जितने भी मोटिवेशन गाने होते हैं, जैसे दंगल हो गया और आपका भाग मिल्खा भाग हो गया, सुल्तान, सारे गाने सुनता रहा कि यार काश एक रात की बात है, आज अगर मैं सो गया ना तो कल का दिन मैं रियल में नहीं सो पाऊंगा अगर मैं मेडल जीता। और उस दिन की बात ये थी कि मेरे घर का टीवी भी खराब हो गया था, कि मैंने सबको बोल दिया था कि भाई ना, रात में मेरा मेरा एशियन गेम्स में 100 मीटर का इवेंट है और सबको देखना है। पूरा जो मेरी कमेटी की थे, पूरे जो इंडिया के जितने प्ले जो जान पहचान के थे, सबने ये बात देखा। और रात में जैसी ऑन द मार्क सेट गो बोला, और मैंने सोचा कि चलिए, आपने शायद से देखा होगा मेरे पिक में कि वो उस फिनिशिंग के समय मैं एक हाथ उठा रहा हूँ। तो ये मेरे माइंड में पहले से था कि मैं ना क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि मुझे भी इस चीज का वो मिल जाए। जैसे मैंने देखा कि कई गेमों में हुसैन बोल्ट सर को देखा कि वो जो फिनिशिंग करते हैं तो कुछ ऐसा एक्शन करते हैं जो मतलब कैप्चर हो जाता है कैमरे में। तो मैंने भी वही सोचा कि जैसे गोली बजेगी और गोली बजते ही मैं वो उनको ऐसा वाला एक्शन करूंगा। जो मैंने फिनिशिंग जैसे ऑन योर मार्क सेट गो बोला, तो मैंने वो फिनिशिंग करा और वो चलिए, कैप्चर तो हो गया। गोल्डन मोमेंट आपने, जो कैप्चर हुआ है, दैट वाज योर गोल्डन मोमेंट, है ना? यस अ, यस यस यस। चलिए, ये तो चलता ही रहेगा। आपके ऐसे और भी बहुत सारे गोल्डन मोमेंट्स बने, हम जी तहे दिल से यही चाहते हैं। वेल नारायण, एक बात थैंक यू। बताइए कि शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद आप इतने सफल कैसे हुए? जी वैसे ये इस सवाल का जवाब देने से पहले दर्शकों ने आपको बहुत सारी बधाइयां भेजी, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ, स्क्रीन पर थैंक यू। डिस्प्ले करना चाहूंगी। आपके आने वाले सपनों के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि आप और भी सफल बने। भगवान से प्रार्थना है कि आप और भी सफल थैंक यू बने। भास्कर चटर्जी, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम देश को जरूर मेडल दिलाएंगे। हम सभी का सपोर्ट है आपके साथ जी। पूजा जी लिख रही हैं, मिलियंस एंड इट इंस्पायर्स द मिलियन इन आवर कंट्री। आप लोगों के थैंक लिए, यू पूजा हर जी। भारतीय के लिए, अब हर भारतीय के लिए अब प्रेरणा है। कुछ सवाल है थैंक यू तो हम शो के अंत में ये सवाल ले लेंगे। बहुत सारी बधाइयां भी हैं आपके लिए। थैंक यू मैडम। जी। अगले सवाल पे हम जाते हैं नारायण। जैसे कि मैंने जी अभी अभी पूछा था, शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद आप इतने सफल कैसे हो पाए? मैडम, क्या है कि आप एक बार जो चीज आप अगर सपना शुरुआत में ही देख लीजिए ना कि मेरे को ये बनना है, और आप तो उस पर मेहनत करेंगे, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती इन चीजों में। मैंने अपने ऊपर रियलाइज किया इस चीज को। मुझे बहुत दिक्कतें आई बहुत सारी चीजों में। मान के चलिए, जब वर्कआउट करके आता था तो मेरे को खाने के लिए उस समय, क्योंकि वर्कआउट के बाद तुरंत आपको डाइट लेना पड़ता था, तो मैं घर से
डाइट के उस समय मेरे पे डाइट का कुछ साधन नहीं था, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय। तो मैं घर से रोटी बनवा के ले आता था, जब वर्कआउट के बाद खाता था, और फिर मेरे जो साथ वाले दोस्त थे मैं उनको भी खिलाता था। तो यही ऐसे करते करते मतलब मेहनत थी इसमें। और अब इस चीज को मैं ये कह नहीं सकता कि एक हैंडीकैप आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेहनत करने पे आपको वो मंजिल भी मिल सकती है शायद से, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैंने सही भी अगर हाँ, मैंने भी आगे जाके ये नहीं सोचा था कि मैं इंडिया के लिए वहां पे नेशनल एंथम में मेरी तरफ से मेरे नाम से नेशनल एंथम बजेगा। जब मेडल पहनाया जा रहा था तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए कि मैंने आज वो चीज कर दिया कि जो एक हर भारतीय का सपना होता है। हम सुनेंगे इसके बारे में, हम विस्तार से सुनेंगे, तफसील से सुनेंगे। अच्छा, जी आपके इस सफलता के पीछे जिनका हाथ है, जिनका साया है ना, आपके जो कोच हैं, उनके बारे में जी शॉर्टली, बहुत ही कम शब्दों में, अगर आप, क्योंकि एक वक्त की पाबंदी तो है कि बहुत सारे सवाल हैं, दर्शकों के भी सवाल हैं, आपसे बहुत कुछ जानना है, हमें बहुत सी प्रेरणा लेनी है। तो थोड़ा सा मुझे शॉर्टली बताइए कि आपके कोच कौन कौन रहे हैं और अभी फिलहाल कौन। मैंने शुरुआत में ही एक दो कोच मिले थे जो से मैंने बताया था कि थोड़ा भेदभाव करते थे ये है। तो जी 2017 में मैं जब प्रैक्टिस करता था दूसरे स्टेडियम में, तो मुझे एक अमित खन्ना सर करके कोच मिले थे, जो खुद भी 2000 दो 1996 से लेकर 2000 तक नेशनल चैंपियन और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं, 5 टाइम चैंपियन रह चुके हैं। अमित खन्ना सर है, और अभी भी वो कस्टम में है। तो उन्होंने मेरे को देखा, मुझे बुलाया कि यार आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप भागते बहुत हो, आपको मैं देखता हूँ कि आपके पसीना आ रहा है, आप पेन हो रहा है आपके, पर आप किसी को बात शेयर नहीं करते। आप मतलब क्या आपका प्लान क्या है आपका फ्यूचर में, मतलब आप किस चीज के लिए इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो। तो मैंने बोला उनको, सर मैं एक्चुअली एशियन गेम्स और ओलंपिक वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो तो चौंक गए। वो बोल रहे हैं यार ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एशियन गेम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो और अकेले कर रहे हो। तो बोल रहे कि आप एक काम करिए, आप मेरे पास कर लीजिए प्रैक्टिस। तो मैंने भी बोला कि चलिए, क्योंकि कोच मेरे को बहुतों से नाम सुना था कि अमित खन्ना सर बहुत अच्छे कोच हैं। तो मैं उनके पास गया, जो उनके पास प्रैक्टिस करता गया। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी चीजों का जब प्रॉब्लम होती गई तो उन्होंने शूज से लेके प्रोटीन डाइट सबका खर्चा उन्होंने किया मेरे साथ। एक्चुअली जब मुझे पेरिस जाना था ग्रैंड प्रिक्स खेलने के लिए, तब मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी एशियन गेम से पहले। तब उन्होंने 20,000 रुपए मेरे को अरेंजमेंट किया, और उन्होंने मुझे बोला भी कि अगर आइंदा आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे किसी भी टाइम कहीं से भी कॉल करवा दीजिएगा, मैं आपको वो करूंगा, सपोर्ट करूंगा। और हाँ, देश के लिए जरूर मेडल जीते जो आपने और मैंने सपना साथ में देख रखा था। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं जो भी चीज हूँ, और अपनी फैमिली के बाद मैं अपने कोच के बदौलत ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। आज वो देख रहे हैं क्या ये वाला शो, आपने उनसे कहा है, उन्हें बताया जी मैडम, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताया है मैडम, और वो देख रहे होंगे फिलहाल। तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं आज बिल्कुल जहाँ पे बैठा हूँ तो उन्हीं की बदौलत बैठा हूँ। सही में हम सभी दर्शकों की ओर से हम सभी उन्हें धन्यवाद देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्हीं की बदौलत हमें आज नारायण ठाकुर मिले हैं, और जी आगे भी हम आपसे बहुत कुछ उम्मीद रखते हैं, देश की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। नारायण, आपने एक बात बताई बहुत ही शॉर्टली, पैरा गेम्स में आपकी यात्रा एग्जैक्टली कब से आरंभ हुई, कब आरंभ हुई। एग्जैक्टली मैं 2015 में मैंने आपको बताया था खेला था। और नेशनल खेलने के बाद फिर 2017 में नेशनल खेला, 16 में खेला। हम्म, तो हम्म, जो मेरे को एक फेम मिला वो कैटेगरी, हम पैरालंपिक में एक्चुअली कैटेगरी बेस्ड गेम होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी मिलती है। तो उस हिसाब से मुझे 2018 में जब 2018 में जब मेरे को कैटेगरी मिली इस चीज की कि आपको इस okay. कैटेगरी में हमने डाला है, उस कैटेगरी के हिसाब से मैं खेला वहां पे। और उसी में मेरा मतलब मैंने अपना मेहनत करी, बेस्ट दिया, और वहां पे ही मैंने कैटेगरी के हिसाब से गोल्ड मेडल जीता। लगे हाँ, तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ये खेलकूद प्रतियोगिता में ये जो ट्रैक एंड जी फील्ड इवेंट्स होते हैं, किन किन जी क्षेत्रों में आपकी अच्छी पकड़ रही है। जैसे, सॉरी मैडम मैं समझ नहीं पाया। मतलब आप एग्जैक्टली किस किन चीजों में, किन किन क्षेत्रों में, किन किन इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करते हो, किसी भागते हैं। मैंने शुरुआत में मैं 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर करता था। तो
400 मीटर मेरे लिए, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी के हिसाब से 400 मीटर इवेंट इंटरनेशनल में भी नहीं होता है। नेशनल में होता था, स्टेट में होता था, पर इंटरनेशनल में होता नहीं था क्योंकि डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है जो मेरी कैटेगरी होती है। तो शुरुआत में 2016 और 17 में तो मैंने 400 मीटर भागा और मेडल भी दिया देश स्टेट को अपने। और फिर जब 2018-17 में मेरा एक कैटेगरी बना तो 400 मीटर में का इवेंट मेरा हट गया, तो मैंने 100-200 में निरंतर अभ्यास किया और अभी मेरा एशियन चैंपियनशिप रिकॉर्ड है, जो मैंने इसी साल मतलब इसी एशियन गेम्स में बनाया था 2018 में, और कोशिश करूंगा इस बार चैंपियनशिप रिकॉर्ड की जगह एशियन रिकॉर्ड बना के आऊं। चलिए, आपकी कोशिश रंग लाएगी। थैंक यू मैम। सभी भारतीयों की ओर से आपको बहुत बहुत सी मतलब शुभकामनाएं। थैंक यू सो नारायण, मच। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, कैसी फीलिंग रही है, कैसा अनुभव रहा है? खासकर जब कहते हैं ना पहला अनुभव कुछ अलग ही होता है, सो कुछ यादगार पल एक पैरा एथलीट के तौर पर आपके मतलब यादगार पल कौन कौन से हमारे साथ थोड़ा सा साझा कीजिए। हाँ, तो यही है मैडम, हम जब फिल्म देखते थे कि वो मैंने बहुत पहले फिल्म देखी थी, शायद 2016 में आई थी दंगल। तो दंगल में जब नेशनल एंथम बजता है तो शायद से हम अभी भी फिल्म वो वाली देखते हैं, सुल्तान, दंगल, भाग मिल्खा भाग, तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक अंदर से एक हौसला सा बढ़ जाता है कि यार ऐसा ही काम करके हम देश का नाम रोशन करेंगे, और ताकि हमें हर गूगल हर न्यूज़पेपर और हर उसमें हमारा नाम आए। तो यही था 2018 में जब एशियन गेम्स में मेडल सेरेमनी हो रही थी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैंने देश को भी, जो एक शाहरुख खान जी ने चक दे इंडिया में कहा था कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश का जो झंडा होता है वो विदेश का कोई आदमी लहराए और नेशनल एंथम बजे। तो वही 43 कंट्रियों के बीच में मेरा देश का झंडा लहराया था, तो मुझे इस चीज का बहुत प्राउड फील हुआ था। मेरे को बहुत रोना आया था इस चीज का कि अब ये चीज दुनिया देखेगी, और वो भी देखेंगे जो मतलब मेरे को इस बार मेरे को मतलब उन्होंने गेम खेलने से मना कर दिया था या मेरे को बोला था यू आर नॉट एबल इस दिस गेम। तो वो शायद से उनके मुंह पे उन चीजों का उन्हीं के हिसाब से जवाब होगा, क्योंकि आप मुंह से बोलेंगे तो बहुत कम लोग सुनेंगे, और अगर आप अपने टैलेंट से अपनी उपलब्धियों से बताएंगे तो उनको सुनना पड़ेगा ये चीज, और वो शायद से इन चीजों को फील करेंगे कि यार मैंने शायद से गलत किया था इनके साथ। मैं आपको एक वाकया बताना चाहूंगा इस चीज का। 2018 के जब एशियन गेम्स से पहले फरवरी में मेरा स्टेट हुआ था, तो मुझे उस स्टेट में निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया था। इसलिए किया था कि मेरे साथ कुछ प्लेयर और जो थे जो प्रैक्टिस करना चाहते थे कि सर मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस करूंगा, और अभी भी करते हैं मेरे साथ। तो मुझे वहां के किसी आदमी ने मेरे को इस चीज के लिए सस्पेंड करवा दिया था कि आप क्यों बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मेरे को काफी दुख हुआ था इस चीज का। तो मेरे को स्टेट खेलने नहीं दिया गया था, जो एक पैरालंपिक स्टेट होता है दिल्ली का। तो मैं बहुत रोया था इस चीज के लिए कि आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने। अगर मेरे साथ कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, पर हमारे में बहुत, मैंने आपको बताया होगा शायद से, पॉलिटिक्स बहुत है इस चीज में। तो उस समय जब मेरा मेडल नहीं आया था एशियन गेम्स में, तो मैं वहां पे बहुत रोया। उसके बाद जब मैं 100 मीटर भागने के बाद जब मुझे पता लगा कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है, तो मैं मतलब घर पे आ गया। घर पे आके मैंने घर वालों को बताया, सब कुछ किया। तो क्योंकि हमारे में क्या होता है कि आप नेशनल खेले, स्टेट खेले हैं, तभी आपका अगर मेडल है तभी आप नेशनल जाएंगे। तो मैंने ये बात अपने ऊपर, जो पीसीआई है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, उसमें बहुत अच्छे मेंबर हैं, बहुत अच्छे मतलब बात सुनने वाले मेंबर सब है। तो मैंने उनके जनरल सेक्रेटरी सबको बताया कि सर ऐसी बात हो गई मेरे साथ, और उन्होंने मेरे को खेलने से मना कर दिया है, और वो बोल रहे हैं कि आपको हम नेशनल भी नहीं खेलने देंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके नेशनल में मतलब एंट्री करवाई, और वहां पे फिर मैंने 100 मीटर 200 मीटर में मैंने साइलेंट मोड पे रह के 100-200 मीटर में मैंने गोल्ड मेडल जीता। और मैं वहां से मतलब अब मैंने बोला कि शायद से मेरा जीना अब आगे और बढ़ गया, मैं मेहनत करूंगा और मतलब देश के लिए खेलूंगा। जब मैं एशियन गेम्स में जीत के आया मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता, उसी आदमी ने, मैं नाम बिना ले बता रहा हूँ, उसी आदमी ने मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया था। अरे सही बात है, क्या मुंह तोड़ जवाब दिया आपने, है ना? जी। तो यही वाक्य मेरे साथ अभी। थैंक यू। नारायण, एक चीज है कि भारत में जो लोग पैरा गेम्स में भाग लेना चाहते हैं या फिर भाग ले रहे हैं, उनके लिए जो उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए जो व्यवस्थाएं, जो इंतजाम उपलब्ध हैं इंडिया में, भारत में,
आपको जी। क्या लगता है वो पर्याप्त है? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मतलब एक खिलाड़ी के तौर पर मैडम थोड़ा आप हमें बताएं। ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है, क्योंकि आज से 3 साल 2 साल पहले, एशियन गेम्स से पहले की बात, एशियन गेम्स हम्म, नहीं कह सकते, 2016 में ये कह सकते थे कि बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, कम्युनिकेशन की बहुत बात होती थी, बच्चे को नॉलेज नहीं हो पाती थी, प्लेयरों को इस चीज के लिए, लोग एक हम्म, दूसरे से पूछ के बात वो करते थे और मतलब इन चीजों का प्रॉपर वो करते थे। पर 2018 में जब हमारे एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, दीपा मलिक मैडम, वो खुद भी पैरालंपियन रह चुके हैं, और ओलंपिक में मेडल है उनका, और एशियन गेम्स में भी मेडल है, और बहुत अच्छे हैं, बहुत उन्होंने सारी कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, सबने मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, कि छोटे से छोटे प्लेयर को भी पूरी इंक्वायरी दिया जाता है कि आप ये करिए तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम नहीं मिल रहा तो स्टेडियम प्रोवाइड कराते हैं, इक्विपमेंट्स नहीं मिलते तो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। मतलब पिछली बार से मैं ये 2-4 साल में देख रहा हूँ किसी भी चीज के लिए, इनफैक्ट जब मुझे लेटर की जरूरत थी डिपार्टमेंट के लिए, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट लेटर बना के दिया कि आप देश के लिए खेल रहे हैं, हमें गर्व है इस चीज का। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करते हैं पिछले बार से, अब मतलब सबने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं एक दो का नाम बताना चाहूंगा, कोच में भी है जी। आप, सत्यनारायण सर हैं, गुरु शरण सर हैं, दीपा मलिक मैडम है, और एसपी सांगवान सर है। ये सब ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया हमें, और अभी भी मतलब कोई भी चीज की प्रॉब्लम होती है हम डायरेक्ट उनसे बात करते हैं और इन चीजों का वो करते हैं, समाधान निकालते हैं। जी। अगर मैं आपसे पूछूं, भारत में ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, कौन-कौन से शहर हैं, जहां जो लोग पैरा गेम्स में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है प्रशिक्षण के लिए। तो आप क्या किन-किन जगहों का आप नाम उल्लेख करेंगे? मैडम अब जब से किरण रिजिजू सर, या उससे पहले राठौर सर थे हुँ, हुँ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और किरण रिजिजू सर है, अब तो मतलब ये है कि पैरा वालों को और एबल बॉडी को दोनों को सम्मान कर मतलब बिल्कुल लेवल में कर दिया है। आप कहीं हुँ, भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी स्टेट में कर सकते हैं। और मतलब फैसिलिटी की बात है तो अपने हर हर स्टेट में हमारी पैरालंपिक की बॉडी है, तो वहां पे जाके आप ओके, उनसे गेम के लिए पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपको मतलब पूरा सुविधा दिया जाएगा। ओके। इनफैक्ट जब मैं कोलकाता में था तो मैं कोलकाता पैरालंपिक मतलब बंगाल के पैरालंपिक कमेटी से भी टच में था, उन्होंने भी मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि अगर यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी चीज की प्रॉब्लम होगी तो हम आपका बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मतलब पहले की तुलना में मुझे जैसा पता चल रहा है कि अभी व्यवस्था जो अभी इंतजाम है बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत बहुत ही बेहतर उम्दा है। है, बहुत ही, जी जी, जी जी जी। आप और वो हम डायरेक्ट भी उम्मीद अगर रख सकते किसी, हैं आगे चलकर और भी अच्छा होगा। हाँ आप डायरेक्ट भी अगर किसी प्लेयर को कोई समस्या आती है तो हम हुँ, पीसीआई को डायरेक्ट, प्रेसिडेंट मैडम है जो दीपा मलिक मैडम मैंने आपको बताया, उनसे भी अगर जी। आपको किसी चीज से बात करनी है तो वो डायरेक्ट उनसे सॉल्यूशन दे देती है मैडम। हुँ, बहुत अच्छी बात है। हम उम्मीद करते हैं आगे चलकर और व्यवस्थाएँ जो है और भी अच्छी होंगी। बिल्कुल नारायण, मैडम। एक सवाल करना चाहूँ, अगर मैं 2 सवाल करना चाहूँगी आपसे कि आप इतनी इतनी सारी बाधाओं को झेल कर आज आप इतना आगे पहुंचे हैं, आप आज इतने सफल हुए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकने को कहूँ, आपको क्या जी। लगता है वे कौन-कौन से गुण हैं आप में, जिसकी वजह से आप मैं कहूँगी कि आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहे हैं, है ना? जी सो जी जी। थोड़ा-सा बताएँगे उसके बारे में? अगर मैं कहूँ आप थोड़ा-सा अपने अंदर झाँकिए। मैडम एक तो आपको अगर किसी का लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको ईमानदारी से इस चीज के ऊपर मतलब स्टडी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो वही है कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अगर आज मैं सुबह उठा नहीं तो शायद से मैं मेडल जीत नहीं पाऊंगा, हर एक दिन को मैं उस मेडल से जोड़ता था कि आज अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करा तो आज मैं मेडल खो सकता हूँ। तो जब सुबह बच्चों की नींद नहीं खुलती थी तब मैं शायद से प्रैक्टिस करके आ जाता था, इसीलिए मैंने बोलता था मेहनत करते हैं, खुद ही अपना मतलब जो एक इतिहास है वो खुद ही बनेगा, हमें तो अपना लक्ष्य चलना सही है। बात है। जी जी। तो वही और मेहनत मैं करता गया। और गुण मैडम अपने अंदर तो कोई गुण बता नहीं सकता, मैं अपना यही कह सकता हूँ कि आप मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए, कभी अपने आप को डिमोटिव मत करिए। मैं कभी डिमोटिव होता तो मैं गाने सुनता हूँ, मोटिवेशनल स्पीच सुनता हूँ, और लोगों की बातें सुनता हूँ, कि सबसे राय लेता हूँ कि ऐसा ना होगा तो ऐसा कैसे होगा, और अपने कोच से बात करता हूँ, अपनी फैमिली से बात करता हूँ। पॉजिटिव रहेंगे तो मेरे हिसाब से सारे
पॉजिटिव काम होंगे तो अच्छे होंगे। सही बात है, सही बात है। वैसे मैं आपको बता दूं लगे हाथों कि जो जो सवाल दर्शकों से आए हैं फिलहाल में जितना मुझे दिख रहा है, दिख रहे हैं जो सवाल, उसमें ज्यादातर मोटिवेशन से जुड़े ही कुछ सवाल हैं। मतलब जो कुछ भी जी जी सवाल जी है जी अधिकतर मैं मोटिवेशन से जुड़े। मैं पढ़ नहीं पा रहा हम हूँ मैडम। जाएंगे, मैं जी 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 नहीं ये तो शुभकामनाएं हैं, कुछ कुछ शुभकामनाएं शुभकामनाएं आगे तक। वगैरह, हाँ, यस यस जी यस। जी, आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। नारायण, एक चीज है कि आप तो फिलहाल आयकर विभाग में आप कार्यरत हैं, तो जी जी ये जी मतलब अगर मैं यूं कहूं कि आपकी जिंदगी में एक नया पन्ना जुड़ गया है, तो ये जी 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 फीलिंग कैसी है आपके लिए? अभी आप काम भी कर रहे हैं, जी। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको ये सा बताइए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब मेडल जीता था तो मुझे इस चीज का बहुत खुशी होती कि चलो अब औरों की तरह मुझे भी सरकारी नौकरी मिलेगी या ऐसा कुछ सुविधा मिलेगा। तो ऐसे ही कोई जॉब वैकेंसी वगैरह निकलती थी या मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पे वैकेंसी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और 100 मीटर का इवेंट था तो मैंने सोचा कि चलिए 100 मीटर का इवेंट है और मतलब मेरा फेवरेट इवेंट है, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं जरूर ट्रायल दूंगा इस चीज के लिए। तो मेरा वहां पे वैकेंसी निकली, मेरे दोस्तों ने बोला आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई किया मैंने और मेरा ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन जब हुआ तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी हुई कि चलो एक दो इंडिया के मोस्ट जॉब डिपार्टमेंट में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं काफी खुश था। हालांकि मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया कोरोना वायरस के चक्कर में। और ओके। मैं जी जी जी। और क्या कहते हैं, मैं था यहाँ पे जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे को सर से डिप्टी कमिश्नर सर थे, एडिशनल कमिश्नर सर थे एन दास सर करके, तो उनसे उनका मैसेज आया कि कांग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जॉब। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, मैं सोचा कि चलिए घर में मैंने सबको बताया कि ये मेरी जॉब लग गई, सब मुझे कांग्रेचुलेशन कर रहे थे। एक्चुअली मेरे दोस्त थे, मेरे कोच थे, सबने सेलिब्रेट किया इस चीज को कि चलो मेरे कोच साहब भी बहुत खुश हुए कि मैं कोच होके मैं 100 मीटर में जीता, मुझे कस्टम में जॉब मिली। अब ये 100 मीटर में मेडल जीता तो अब इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिले। और ऐसे ही में मतलब वो मेरे दोस्त भी मुझे बहुत खुशी हुई कि बोलते हैं यार हमने एक सपना देखा था तेरे साथ और तेरा पूरा हो गया, हमारा नहीं हुआ, बाकी हमारा भी लक है, हम भी मेहनत करेंगे और हम भी आने वाले जो गवर्नमेंट सेक्टर जो स्पोर्ट्स कोटे की जॉब है उसमें हम भी वो करेंगे। और जॉब का बताऊं तो अभी मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है मेरे डिपार्टमेंट से। कुछ सर मैं जिस सारे सब सब सर के नाम से नहीं जानता, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बस एक दो पर्सन को मैं जानता हूँ जो बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज के लिए पूछता हूँ तो मेरे को मतलब पूरा सॉल्यूशन देते हैं कि यहाँ पे जाइए, ये करिए। इनफैक्ट वो साथ में मेरे जाते हैं और वो मेरा पूरा काम करवाते हैं। विश्वादास सर हैं और दो तीन सर है जिनका ट्रांसफर हो गया, बाकी उन्होंने सारा बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो भी कोलकाता में जॉब मिली, कि वहां पे बहुत प्यार मिलता है मुझे। जिनको मैं तो आप बताता हूँ कि सर मैं जिनको मैं बताता हूँ कि सर मैं कलकत्ता ये में आकर, अच्छा ठीक है, जी जी कहिए जी प्लीज। हाँ, नहीं, आप कुछ कह रहे थे। जिनको मैं बताता हूँ कि सर वो पहले पूछते हैं कि आप क्यों कौन से उससे स्पोर्ट्स कोटे से, मैंने बोला हाँ। तो जब वो मेरी प्रोफाइल देखते हैं तो मुझे मेरे पीठ थपथपाते हैं कि बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे साथ बैठ के हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। तो मुझे काफी खुशी होती है इस चीज की कि चलिए अगर सपोर्ट मिलता है तो आदमी क्या से क्या नहीं कर सकता। सही बात है, सपोर्ट बहुत जरूरी है ना, जी हर जी तरह जी। से सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप कलकत्ता में ऐसे कितने दिन रहे आप? मैं 7 महीने रहा हूँ मैडम कलकत्ता में। अच्छा, ओके। मिठाइयाँ चखी है आपने कलकत्ता की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ओके। फेमस मिठाइयाँ हैं कोलकाता की। तो जी, मैंने कौन सी मिठाई पहले सबसे वही अच्छी लगी आपको? एक तो है रसगुल्ला जो कहते हैं आप हाँ हाँ, रसगुल्ला हो रसगुल्ला, गया, ओके मलाई शोम, ओके। हाँ हाँ, मलाई शोम अच्छा, शोम है, ऐसी कुछ है। तो ये हाँ हाँ, मतलब मलाई वहां पे मैं, अच्छा। हाँ, मैं वहां पे स्वीट्स के दुकान पे जाके मैं बोलता था कि सर मेरे को ना ऐसी मिठाई चखाओ जो यहाँ की फेमस है, तो वो कहते हैं सारी फेमस है। हाँ, तो वहां से मैं धीरे धीरे एक एक दिन करके एक एक रोज चख के जाता था और रोज पैक करवा के अच्छा ले जाता था चलिए, कि मैं आप आफ्टर जॉब मैं इसको चखूंगा। इनफैक्ट मैं ठीक है पैकेट चलिए। घर घर में पैक करवा के भी लाया था कि ये देखो बंगाल का फेमस चीज है। तो आप फिर जब कोलकाता आएंगे और भी मिठाइयाँ चखेंगे आप, है ना? बिल्कुल बिल्कुल चखकर जरूर बिल्कुल दें, बिल्कुल। बिल्कुल। जी आपका बिल्कुल। इंतजार रहेगा कलकत्ता में। वैसे जी जी नारायण, जी। एक बात बताइए, आप अपने कोच के बारे में कह रहे थे, तो आपने कभी आगे चल करके आपने कभी खुद कोचिंग कराने की बात सोची है? मैडम अगर मेरा डिपार्टमेंट मुझे इस चीज के लिए अप्रोच करेगा तो मैं बिल्कुल ही
ये करूंगा, क्योंकि जो चीज मैंने सीखा है और जो गुण है मेरे में, अगर मैं चाहूंगा कि मेरे सपोर्ट से और भी प्लेयर आगे बढ़े, क्योंकि मैंने खुद ही 2-3 प्लेयरों को जब वो जाते थे तो मैं उनको सपोर्ट करता था कि यार आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उनको मैंने खुद मोटिवेट किया। आज वो कुछ प्लेयर का मैं नाम बता सकता हूँ कि वो बंदों ने एशियन गेम्स में और आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीत के आए, तो उस चीज की दिल से खुशी होती है कि आपने किसी को सपोर्ट किया या किसी को सलाह दी और आपके सलाह से उन्होंने प्रैक्टिस कंटिन्यू किया और आगे जाके देश का नाम रोशन किया। हाँ, अगर डिपार्टमेंट मुझे इस चीज के लिए परमिशन देता है कि आप भी एबल बॉडी को और डिसेबल बॉडी को प्रैक्टिस कराइए 100 मीटर 200 मीटर के लिए, तो मैं जरूर इस चीज के लिए स्वीकार करूंगा इस चीज को और मैं ये करवाऊंगा प्रैक्टिस। मतलब आगे चलकर कोचिंग का रास्ता भी आपके लिए ओपन हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अभी मुझे सीखना बहुत है एक्चुअली, सीखूंगा, क्योंकि एक जो सीखने वाले होते हैं उनको कभी मतलब पूर्ण तरह से नहीं सीखते, अभी बहुत कुछ सही सीखना बात है, है। अभी उम्र है। आगे चलकर कोचिंग, कोचिंग कराने के बाद जी, कोचिंग हाँ कराने के हाँ, बाद अगर चलेंगे। अगर मैडम डिपार्टमेंट मुझे इस चीज का अगर एक जो जिम्मेदारी देता है कि जिम्मेदारी देगा, बिल्कुल निभाऊंगा और मैं क्या कहते हैं, मैं इस चीज को पूरा करूंगा। अगर मेरे मेरे प्रशिक्षण से अगर प्लेयर आगे बढ़ते हैं तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी होगी जरूर कि मैंने भी, मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ाया और मैं कोच बन के अगर मैं अपने देश के लिए 2-4 प्लेयर या 10 प्लेयर भी निकालूंगा तो मेरे लिए गर्व की बात होगी जी, हम उम्मीद और करते हैं मेरे कि आप जितने डिपार्टमेंट के लिए भी ये गर्व की बात होगी। सही में जी और जितने सफल एक खिलाड़ी के तौर पर आप जितने सफल हैं, हम उम्मीद करते हैं कोच के तौर पर आप उससे भी ज्यादा सफल होंगे, क्योंकि आप एक खिलाड़ी के तौर पर आप अकेले जा रहे हो, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, लेकिन अगर जब भी आप एक कोच बनते हो, आप और 10 नारायण ठाकुर है ना, तो वे तैयार जी जी, तो गर्व होता उसके है इस लिए भी चीज को। बिल्कुल, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हम दर्शकों से सवाल ले लेते हैं, दर्शकों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अधिकतर सवाल जो है प्रेरणा आपकी चीजों को लेकर के है। तो एक सवाल बेसिकली आपकी लाइफ में आपकी जिंदगी में एक जो जी कांस्टेंट मोटिवेशन हम कहते हैं वो क्या जी, है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, आप खुद को प्रेरित कैसे करते हैं? कोई विशेष पुस्तक या फिल्म, आप जैसे फिल्मों की बात कर रहे थे, गाने की बात कर रहे थे, थोड़ा सा हमें बताएंगे? मैं खुद को प्रेरित मैडम, मैंने आपको शायद से बताया कि मैं मोटिवेशन मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखता हूँ जो मतलब अंदर से इमोशनल कर देती हो। मैंने भाग मिल्खा भाग कम से कम 20 से 25 बार देखी है। तो अच्छा। मैं जब भी इसको देखता हूँ तो ऐसे एक लगता है कि रिलोडेड हो जाते हैं ना, जो जैसे गन भरते हैं दोबारा से वैसी फायर हो हम्म जाता है, ये दोबारा से हम्म मतलब उसी स्पीड में चलता है, तो वैसे ही मैं एकदम से मतलब अंदर से तरोताजा हो जाता हूँ। और हम्म। मैं फिर कहता हूँ कि चलो एक दिन, हर रात के बाद एक दिन आता है, तो उस हिसाब से मैं अंदर से प्रेरित होता हूँ और आप फिर मैं कहते हो अपना भाग कंटिन्यू नारायण भाग, है ना? आप कहते भाग, हैं जी भाग जी नारायण बिल्कुल, भाग, हाँ। बस, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि आपको सबसे ज्यादा किसने प्रोत्साहित किया? किसी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसे इंसान है? मैडम मैं सबके बारे में पढ़ता हूँ एक्चुअली, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं कि इन्होंने ये स्ट्रगल किया है, इनकी ये लाइफ है, इनकी वो है। तो मैं भी इसी चीज को मैं कहता था कि मैं बचपन में जब मैं बहुत मतलब नॉलेज नहीं थी तो मैं स्पोर्ट्स के ज्यादा, जैसे जैसे गैटलिन हो गए, जस्टिन गैटलिन जो 100 मीटर के हम्म पहले धावक कहे जाते थे, असाफा हम्म पावेल हो गए, उसेन बोल्ट हो गए। उसेन बोल्ट को 2008 से जब मेडल एशियन गेम ओलंपिक वगैरह में उन्होंने मेडल जीता, तब से मैं उनको जानता था। और फिर उनके बाद मेरे कोच साहब हो गए, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी फिटनेस देखी कि 40 साल की उम्र होने के बावजूद वो 30-35 के लगते हैं और मतलब उनके 5 नेशनल रिकॉर्ड हैं 100 मीटर में। तो मैं उनसे भी काफी इम्प्रेस हुआ और मैं उन्हीं की तरह बनने की कोशिश किया। हालांकि पूरी तरह नहीं बन पाया, पर मैंने 100 मीटर में, उनका भी इवेंट था 100 मीटर में, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, मैंने भी उसी इवेंट को चूज किया और मैंने भी एशियन चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया एशियन गेम्स में। एक अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल आया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और जिन्होंने ये सवाल भेजा है वो खुद भी किसी समय ही यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, कि 100 मीटर या 200 मीटर के स्टार्टिंग ब्लॉक में बैठने से पहले जब आप ऑन योर मार्क सुनते हैं, वो सुनते ही नारायण जी आपके दिल की धड़कन आपको क्या कहने लगी? इसी के लिए मैं जब बिल्कुल सही सवाल है ये, और ये मतलब सुनना चाहिए सभी को
कि जब 100 मीटर का या 200 मीटर का इवेंट होता है तो सबसे ज्यादा मैं नर्वस होता हूँ इस चीज में कि ऑन योर मार्क सेट गो। तो अच्छा। ये क्या हुआ था कि जब मैं अपने कैंप में था तो इसके लिए इन्होंने एक स्पेशल मतलब मेडिटेशन वाले पर्सन सब रखे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोला मैडम हम तो वैसे मतलब मेहनत यहाँ तक करके पहुंचे, अब मुझे नहीं लगता किसी चीज में मुझे प्रॉब्लम होगी। काफी चीजें मैंने स्ट्रगल में देखी अपनी लाइफ में। अब अगर मैं 100 मीटर में भी अपनी प्रॉब्लम बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेडल जीत पाऊंगा। फिर भी मैंने मैडम को बताया कि मैं जब 100 मीटर में जब मतलब ऑन योर मार्क बोलते हैं ना, तो मतलब मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। तो मैडम ने मेरे को एक सलाह दी थी जो शायद से मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, कि जब आप बैठे ऑन योर मार्क पे तो हम्म। आपको बस ये नहीं सुनना कि मैं मेडल जीतने जा रहा हूँ। आपको ये देखना है कि मैं अगर मेडल जीतूंगा मेरे पीछे जो देश है, जो कंट्री है, उनका एक टेबल बढ़ेगा। आप देश के लिए खेल रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए खेल रहे हैं, अपने कोच के लिए खेल रहे हैं। तो मैं ये सोच के मैं मतलब आंखें बंद करके जब उन्होंने ऑन योर मार्क सेट बोला, तो मैंने बोला अब मुझे मतलब ये नर्वस फील नहीं हो रहा। तो मैं उसी को लेके भागा कि मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं अपने लिए मेडल जीत रहा हूँ, मैं ये सोचूंगा कि मेरे पीछे जो मेरा देश है, मुझे टेलीकास्ट मेरे को देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, और जो पूरे दर्शक हैं उनके बीच में मेरे को सब सपोर्ट कर रहे कि चल नारायण बहुत बढ़िया भागेगा तो डू इट। तो ये सब कहे, तो मतलब मेरे अंदर से वो वाला डर उस दिन से हट गया। जैसे ऑन योर मार्क सेट बोला तो मैं मतलब शुरुआत में मैं थोड़ा पीछे था। जब मैंने देखा कि मेरे विरोधी मेरे से आगे भाग रहे तो मैंने उनको पकड़ा, और फिनिशिंग करते समय भी मैंने 30 मीटर का गैप देके उनको फिनिश किया। तो ओके। फिनिशिंग करते ही मैंने पहले ट्रैक चूमा और मेरे आंखों में आंसू आ गए। सही में हम भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, हम मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी। नारायण, एक बात है कि आगे चलकर आपने इतनी सारी बातें कही हमसे, आगे चलकर आप क्या करने या बनने का सपना देखते हैं? तो व्हाट इज योर फ्यूचर ड्रीम? फ्यूचर ड्रीम तो यही है कि मैं अपना अभी जो मैंने मेडल दिया है वो कंटिन्यू अभी 2-3 बार और दूं, ओलंपिक एशियन गेम्स में मेडल दूं, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस करूं, और मैं देश का नाम अपने नाम की तरह देश का नाम बहुत ऊंचा करूं। फ्यूचर ड्रीम मेरा यही है कि अभी मैं इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट में हूँ, और डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा तो मैं बहुत आगे खेलूंगा। और एशियन गेम्स ओलंपिक में मैं, अगर आप एशियन गेम्स में मेडल जीतते, ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, देश का नाम रोशन करते, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ड्रीम कम है। ये फ्यूचर ड्रीम यही है कि आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नारायण, आप भारत की जो यंग पीढ़ी है, युवा जी पीढ़ी जी। है, उन्हें आप जी, किन शब्दों में प्रेरणा देना चाहेंगे? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा के 2 शब्द। मैं यही कहूंगा कि कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। आपको अगर जिंदगी आपसे अगर मेहनत लेती है तभी आपको सफलता देती है। आप अगर निरंतर अभ्यास करेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी। मैंने इस चीज को मैं किसी और को सुन के नहीं कहता, मैं अपने आप में कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज को रियलाइज किया है कि मेरे से किस्मत ने मेरे साथ बहुत खेला, बहुत मतलब बहुत मेरे को दिक्कतें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। मुझे इस चीज का नहीं पता था, बस मेरे को लक्ष्य था कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं और देश में मेरा भी नाम फैले। मुझे भी लोग गूगल करे कि नारायण ठाकुर कौन है, तो मुझे भी लोग ढूंढते हुए यहाँ पे आए। तो मैं यही कहूंगा कि हम अपने आप को मतलब कभी किसी चीज में छोटा नहीं समझना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत भी आपको, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको सफलता इस हिसाब से नहीं मिलेगी। मैंने भी काफी मेहनत की, और मैं यही सलाह दूंगा कि आप अगर दिल से मेहनत करेंगे तो आपको इस चीज में सफलता जरूर मिलेगी। जी, मतलब मेहनत जारी रहनी चाहिए। जी हाँ। दर्शकों से हम जंग, आखिरी सवाल। हाँ, कहिए प्लीज। जी जी, मैं यही कहूंगा कि जंग अगर आप लड़ते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, चाहे जरूर उसमें मिलेगी। कितनी भी बाधाएं होती है। अगर कभी भी युद्ध होता है तो दोनों तरफ से खून खराब होता है, पर नुकसान वाला भी हार सकता है और जीतने वाला भी नुकसान में जाता है। तो मेहनत हमें करनी चाहिए निरंतर। सही बात है, निरंतर अभ्यास करो। जी। दर्शकों से हम अपना आखिरी सवाल लेंगे। आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अनजाने में विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को हतोत्साहित करते हैं, निराश करते हैं? मैं अब तो फिलहाल जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, या मैं ये कहूँ कि जब देश डेवलप होता है तो मेरे हिसाब से अब ऐसा कुछ नहीं होता। पर मैं यही कहूंगा कि किसी का भी हतोत्साहित, जो मैडम ने बोला बिल्कुल, वो
उसी पे मैं ये कहूंगा कि कभी किसी को नहीं करना चाहिए, कि सबको एक समान मानना चाहिए। अब बल्कि गवर्नमेंट ने भी कितनी फैसिलिटी कर दी है दिव्यांगों के लिए, या एक बराबर का सम्मान दिया है, तो हमें भी मतलब एक प्रेरणा समझनी चाहिए इन चीजों को। और कभी भी किसी को मतलब एक भेदभाव नजर से नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल सम्मान देना चाहिए। और मैं इस चीज में यही कह सकता हूँ। वेरी वेल एक्सप्लेन। किसी से थैंक यू। भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं क्योंकि करना आपको पता चाहिए नहीं कि किसमें सामने क्या, वाला बंदा, हाँ, क्या गुण है, हम सामने नहीं वाले में जानते। क्या गुण है। हाँ, हम बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल। बिल्कुल। ये मैं अपना भी बता सकता हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। पर अब वो बंदा सामने से देखता है तो मुझे पहले तो आके सैल्यूट ठोकता है कि हमारे, मतलब मेरे को गोल्डन बॉय नाम से बुलाते हैं वो सब। तो मुझे इस चीज का गर्व होता है कि चलिए, हो सकता है देखने वाले का नजरिया सही नहीं हो उस समय, और हो सकता है कुछ कमियां हमारे अंदर भी हो, तो अगर वो कमियां पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो आदमी खुद ही आप खुद ब खुद आपको सम्मान देता है। सही में बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। दर्शकों से हम, हमारा ये सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होता है, और जी। आपसे आखिरी सवाल पूछने से पहले मैंने मिस्टर गांगुली को एक बार फिर से बुला लिया, स्ट्रीम में ऐड कर लिया मैंने। नारायण, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो लोग अपने शारीरिक अक्षमताओं के बारे में सोचकर, फिजिकल डिसेबिलिटी हो या कुछ भी डिसेबिलिटी हो, ये सोचकर जो लोग उदास रहते हैं, मायूस रहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको आप यही कहना चाहूंगा कि कभी, मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि किसी चीज में निराश नहीं होना चाहिए। आदमी को अगर ये अपनी कमी को देखनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है और क्या गुण है, मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ, ये जरूर देखना चाहिए। इसी में ये कहूंगा कि मैंने कितनों प्लेयरों को, कितने दिव्यांगों को इस चीज में देखा है कि वो इस चीज को कहते हैं कि नारायण सर, मतलब आप किसी के लिए उदाहरण बनेंगे तो वो आदमी आपको देख के खुद ब खुद इस चीज को फॉलो करेगा आपको। इस चीज से मेरे को खुद ही कितने पर्सनल मैसेज आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं आपसे इंस्पायर हुआ, बहुत ही ज्यादा ये किया। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी कितने प्लेयरों की मदद की है। जब ये लॉकडाउन हुआ था तभी भी कितने प्लेयरों का मैसेज आया मेरे पे कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है मुझे, और मैं ये दिव्यांग हूँ, तो मैंने उनका मदद किया। मैंने बोला कि चलिए ठीक है, आप मतलब देश को अगर आगे बढ़ाएंगे, तो अगर मेरे से मेरी मेहनत, अगर थोड़ी सी मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, तो मैं इस चीज के लिए मतलब हमेशा तैयार रहूंगा। मिस्टर गांगुली, हम शो के ऑलमोस्ट आखिर तक आ चुके हैं। इससे करेक्ट। पहले कि हम आगे बढ़ें और कुछ इसको एंड नोट पर ले जाएं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि नारायण ट्रूली इज द गोल्डन बॉय एज ही इज कॉल्ड। सब थैंक यू नारायण सर। को गोल्डन बॉय बोलता है, एंड वेरी वेरी परफेक्टली, मैंने दैट इज द राइट थैंक यू टाइटल सर। नारायण तुम्हारे लिए। और ये जो तुम थैंक यू सो बताया मच कि सर। एक दिन जिन्होंने तुमको इंसल्ट किया था, आज तुमको ही चीफ गेस्ट के हिसाब से वो लोग बुला रहा है। तो इट इज जी रियली सर, जी सर। विक्ट्री इन द रियल रियल सेंस। और तुम जी हर सर, जी सर। कदम में, लाइफ में हर कदम में तुम सीखने के लिए प्रस्तुत हो। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। जी। जी, माने आप कुछ ऐसा, यू आर मतलब नॉट लाइफ में कुछ ऐसा, हाँ जी, लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपको दूसरे लोग उदाहरण के तौर पे बताए कि देखो ये नारायण ठाकुर है और इसने ऐसा किया। तो वही मैं बताऊंगा कि जब उन्होंने मेरे को सस्पेंड किया था तो मेरे को तो बहुत दुख हुआ था इस चीज का। पर मुझे इस चीज का नहीं पता था कि वो पर्सन मुझे खुद ही चीफ गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट मुझे बुला रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं वहां पे। तो मुझे इस चीज का बहुत ही ज्यादा गर्व हुआ कि चलिए, साइलेंट रह के अगर आदमी को जवाब दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। करेक्ट। और तुम जवाब एकदम विक्ट्री स्टैंड में गोल्ड मेडल लेके दिया। जी फैंटास्टिक जी जी जी। फैंटास्टिक नारायण। हम लोग थैंक यू सो बहुत मच। इंस्पायर्ड हो गया आज के एपिसोड से। और मेरे ख्याल है नेक्स्ट जो जनरेशन है सब बोलेगा नारायण ठाकुर तुझे सलाम। ऑन टू थैंक यू शर्मिष्ठा। सर। थैंक यू आपकी सर। जिंदा दिली को सलाम। मैं यही कहना चाहूंगी, कामयाबी तेरा अंदाज बने, एक नए दौर का आगाज बने, खुद ही लिख कर अपना मुकद्दर, जहां में मिसाल कायम कर, कुछ कर गुजर, कुछ कर गुजर, मुश्किलों से जूझ कर तो कुछ कर गुजर। मैं हम हमारे सारे दर्शकों की ओर से, दर्शकों की तरफ से मैं यही कहूंगी कि कामयाबी आपके कदम चूमे, अब आगे चलकर विश्व स्तर पर भारत का नाम और भी रोशन करें। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो मच। हमारे शो में आने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी प्रेरणादायक बातें करने के लिए, हमारे शो को समृद्ध करने के लिए।
थैंक यू सो मच मैम। जी मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, टेक्स एंड टॉक्स इज योर वेरी ओन शो, इट्स योर वेरी ओन प्लेटफॉर्म. So if you have any such inspiring story to share, please do not forget to contact us. For details, please watch the next video.